हाउ टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं किस साइकिल से, बॉर्न हार्बर साइकिल। ठीक है, सो हम लोग सीखते हैं बॉर्न हार्बर्स साइकिल। तो भैया ये कैसी साइकिल है, पेडल वेडल है इसमें या नहीं, या क्या कुछ है ये। तो भाई बॉर्न हार्बर साइकिल की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल और सटीक तरीके से लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करवाते हैं, लेकिन भाई इसमें भी डायरेक्ट तरीका नहीं है लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करने का, बट वो इनडायरेक्ट तरीके से आपको लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करना सिखाते हैं। अब इनके कोडिंग क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड है, से हम लोग एग्जांपल लेते हैं NaCl के लिए। ठीक है, NaCl के लिए एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर मैं आपको दूसरे पार्ट्स के लिए भी सिखाऊंगा। लैटिस एंथैल्पी मान लीजिए हम समझाने मतलब कैलकुलेट करने वाले हैं, लेकिन पहले से देखिए फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्या देखेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl की फॉर्मेशन। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको लैटिस एंथैल्पी वाला केस बता रहा था, तो अगर मैं NaCl की लैटिस एंथैल्पी की बात करता हूं तो आप जरा देखिए, हम लोग इसकी बात अब कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है, इसमें सोडियम क्लोराइड का लैटिस बनने के लिए हम लोग उसकी गैसियस आयंस दिखा रहे हैं। हम उसकी गैसियस आयंस दिखा रहे हैं कि भाई गैसियस आयंस आपस में जुड़ते हैं और लैटिस बनता है ना, जुड़ते हैं आपस में और लैटिस बनता है। तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगी, जो एनर्जी चेंज होगी, वो हमारी क्या है, लैटिस एंथैल्पी। क्या कहलाएगी, लैटिस एंथैल्पी। लेकिन जब हमें थर्मोडायनेमिक्स में ये बात बताई जाती है कि ये आयंस डायरेक्ट तो नहीं होंगे, अभी सोडियम आयन या क्लोरीन आयन जो दे रखा है ये डायरेक्ट नहीं आएंगे, ये इनडायरेक्टली बनते हैं। कैसे बनते हैं जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, कैसे बनते हैं इसको मैं हटा देता हूं और जरा ध्यान दीजिए। डायरेक्ट लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं होती। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन सॉलिड सोडियम को यूज करके होगी और क्लोरीन गैस को यूज करके होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। और यहां पे जो एनर्जी चेंज होगी ना, उस एनर्जी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा F और H। ये जो यहां पे लिखा हुआ है ये आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हल्का फुल्का यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, यहां पे देखो, जब एक मोल आयनिक कंपाउंड का लैटिस बनता है तो वो आपका अगर उसी के एलिमेंट से बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम और क्लोराइड्स, तो सोडियम का अपनी ओरिजिनल स्टेट क्या है, सॉलिड सोडियम, इसका अपना एलिमेंटल स्टेट क्या है, सॉलिड सोडियम। क्लोरीन कहां से आएगा, क्लोरीन गैस से। तो जब भी कभी एक मोल कंपाउंड बनता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी 1 मोल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है और अपने एलिमेंट से, ठीक है, जो जिस पर्टिकुलर फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो जो भी एंथैल्पी रिलीज आउट होती है या जो एंथैल्पी में चेंज आता है, ठीक है, चेंज आता है, जब भी कोई सब्सटेंस किसी दूसरे में जाता है एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, तो जो भी चेंज आता है एनर्जी में उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको मैं यहां पे लिख के आपको दिखा देता हूं। एंथैल्पी चेंज when 1 mole of compound formed by, या लिख सकते हैं from its elements, ठीक है, exist in मोस्ट स्टेबल स्टेट। ये छोटी सी बात, ठीक है, ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन हमें तो भी क्या चाहिए, लैटिस एंथैल्पी। तो भाई लैटिस एंथैल्पी कैसे मिल पाएगी, जरा देखो। लैटिस एंथैल्पी मिल जाएगी जब ये क्लोरीन आपका Cl- गैस फॉर्म में हो, सोडियम आपका Na+ गैस फॉर्म में हो। अब आप देखिए गैसियस केटायन प्लस गैसियस एनायन दोनों जब जुड़ेंगे, जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तभी तो लैटिस बनाएंगे ना।
तभी तो लैटिस फॉर्मेशन होगी। तो यहां इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी एसोसिएटेड होगी, जो एंथैल्पी इस प्रोसेस में से एसोसिएटेड होगी, वो ही ना लैटिस एंथैल्पी। ये डायरेक्ट है, ठीक है। जब प्योर स्टेट में वो अपने एग्जिस्ट करते होंगे, जो असली स्टेट होती होगी जो उनकी, ठीक है, ओरिजिनल स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स, सोडियम क्लोराइड की ओरिजिनल स्टेट, तो ओरिजिनल स्टेट से जब बनेंगे तो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है। कौन सी होती है? फॉर्मेशन एंथैल्पी। और जब वही लैटिस या वही कंपाउंड अपने गैसियस आयन से बना है, गैसियस आयन से, तो कौन सी होती है? लैटिस एंथैल्पी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो जो सोडियम है ना वो इसमें बदला होगा, यानी पहले तो आपका क्लोरीन गैस इसमें बदला होगा, तो इसमें बदलने के बाद ये बना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्ट प्रोसेस है, ये जो डायरेक्ट एनर्जी का जो चेंज है, वो इनडायरेक्ट एनर्जी का जो भी चेंज है वो उसके टोटल के बराबर। यहां भी तो कुछ एनर्जी लगी होगी ना भाई, सोडियम को सोडियम आयन बनने में कुछ एनर्जी लगी होगी, क्लोरीन गैस को क्लोरीन आयन बनने में कुछ एनर्जी लगी होगी, और इन दोनों को इसमें बदलने में जो भी एनर्जी का चेंज देखने को मिल रहा है, इन इधर लगने वाली अभी हमें नहीं पता, बट यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिख लिया? एनर्जी। तो ये सभी एनर्जीज 1 2 3 तीनों एनर्जी का जब टोटल करेंगे, ये जो है वो इस डायरेक्ट के बराबर आने वाला है। बस ये डायरेक्ट एंथैल्पी जो है यही आपकी मदद करने वाली है इसमें ये आंसर निकालने में, है ना। तो चलो देखते हैं फटाफट कि भाई ये कैसे इसमें बदले। साथ ही साथ हमारा बॉर्न-हार्बर साइकिल भी हमें लिखना आ जाएगा। ये देखो, ये जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, ये सोडियम क्लोराइड की बॉर्न-हार्बर साइकिल बताने वाला, और इसी साइकिल से आप लैटिस एंथैल्पी भी कैलकुलेट करना सीख जाओगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम, सॉलिड सोडियम, ये गैस में कैसे बदला हो, गैसियस आयन में। तो देखो पहले क्या हुआ होगा कि इसने एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ होगा। कौन सा प्रोसेस बच्चों? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन समझते हैं? हाँ जी, सॉलिड से ये गैस में बदला होगा, है ना, सॉलिड से ये गैस में। फिर अब देखो देखो गैस में क्या चेंज आ रहा है। इस गैसियस सोडियम जो आपका आइसोलेटेड एटम है, गैसियस एटम है, इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ताकि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और वो एनर्जी आपको पता है क्या बोलते हैं उसे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कैसे लिखें? यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखो साइन होते हैं, ये एच एच जो लगा रहे हैं ना, ये एनर्जी का साइन होता है। डेल्टा एच मतलब चेंज इन एनर्जी, जो थर्मोडायनेमिक्स में चेंज इन एंथैल्पी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे ये क्या हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ठीक, तो दो एनर्जी जब लगी तब जाके ये इसमें बदला। ऐसे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एनर्जीज लगने वाली हैं, तब जाके क्लोरीन गैस आपका क्लोरीन आयन मतलब क्लोराइड आयन में बदलेगा। तो ये आपका हुआ, ये आपका देखो, अब Cl2 है, हमें तो एक ही Cl चाहिए, तो आप इसके आगे क्या लगाएंगे भाई, बताओ क्या लगाएंगे? हाफ Cl2 लगाना पड़ेगा, है ना, तभी बैलेंस होगा। यानी कि इन दोनों में जो यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है तोड़ना पड़ेगा, और उसका आधा ही हमें चाहिए, हाफ मोल चाहिए ना। तो देखो क्लोरीन का जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसका आधा करना चाहिए हमें। देखो 1 मोल नहीं चाहिए, हमें हाफ मोल चाहिए। तो 1 मोल को तोड़ने के लिए ये एनर्जी हुई, और हाफ के लिए कितनी हो जाएगी? हाफ। तो यहां से आपके पास सिर्फ एक क्लोरीन गैस एटम आएगा, ठीक है। अब इस एटम को हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, है ना, यहां से निकाला था और यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसके लिए आपको पता है कौन सी एनर्जी इस वाले स्टेप में आएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सी एनर्जी आएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो इस तरीके से देखा आपने कि पहले सोडियम सॉलिड से गैसियस कैटायन बना, क्लोरीन गैस से गैसियस एनायन बना, और अब ये दोनों तैयार हैं। अब ये दोनों तैयार हैं। When gaseous cation combines with gaseous anion, it result into formation of lattice of an ionic compound. तो अब ये लैटिस यहां बनेगा, तो कौन सी एनर्जी एसोसिएट हुई? लैटिस एंथैल्पी। ये तो आपके सामने जो है ये बॉर्न-हार्बर साइकिल है, किसके लिए? सोडियम क्लोराइड के लिए। किसके लिए है ये? सोडियम क्लोराइड के लिए। डन। अब सवाल ये उठता है इसमें लैटिस एंथैल्पी कैसे निकलेगी? तो भाई देखो, ये डायरेक्ट जो एनर्जी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये इन सभी 1 2 3 4
इनके और पांचवें एंथैल्पी ये तो इनडायरेक्ट रास्ता हो गया ना एक तरीके से यहां तक पहुंचने का। तो भाई इनडायरेक्ट रास्ते की जो एनर्जी है और जो डायरेक्ट रास्ते की एनर्जी है, इन दोनों का जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू वो सेम आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, बिल्कुल ये टाइटल में हटा देता हूं। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बराबर होगी इन सभी के सम के। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के लिए बता देता हूं, ये वैसे सभी में यही लॉजिक चलने वाला है भाई। ठीक है, ये एंथैल्पी प्लस ये वाली एंथैल्पी भाई आयोनाइजेशन, फिर प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, प्लस ये वाली आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, प्लस कौन सी वाली, लैटिस एंथैल्पी। तो भाई जब इसमें से सवाल होगा, अगर मान लो आपसे लैटिस एंथैल्पी वो पूछ रहा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो सारी वैल्यूज आपको प्रोवाइड करेगा, सारी वैल्यूज आपको प्रोवाइड करेगा। पहले तो आप ये नोट कर लें अच्छे से, ठीक है, फिर मैं आपको इनमें से बताता हूं कि कौन सी एंथैल्पीज का जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव लेना है और कौन सी के लिए आपको नेगेटिव लेना है। अच्छे से पहले ये बॉर्न हार्बर साइकिल नोट करो, फटाफट नोट करो सब बच्चे, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने। तो अब मैं इसमें बताता हूं किसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और किसका नेगेटिव रहने वाला। ठीक है, तो इस चीज को मैं हटा देता हूं ताकि थोड़ा साफ साफ सा नजर आए। ये देखिए, ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, जो भी वैल्यूज दे रखी होती है इसकी, वो नेगेटिव आती है। फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक है, ये नेगेटिव जो भी वैल्यू होगी नेगेटिव लेंगे। ये आपकी पॉजिटिव होती है, एनर्जी सप्लाई करनी होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी दी जाती है, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी दी जाती है, तो ये भी आपकी कौन सी होगी, बिल्कुल पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सप्लाई किया जाता है, बॉन्ड तोड़ने के लिए पॉजिटिव ली जाएगी। जो गेन एंथैल्पी होती है वो आप कैसे लेंगे, नेगेटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी स्पीसीज को दे रहे हैं तो नेगेटिव, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। और लैटिस एंथैल्पी अब डिपेंड करता है ना, लैटिस फॉर्मेशन हो रहा है ना। देखो अभी हम बॉर्न हार्बर साइकिल में लैटिस फॉर्मेशन देखा है, तो लैटिस फॉर्मेशन में क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन लैटिस जब ब्रेक करते हैं तो कैसा आता है, पॉजिटिव। तो बॉर्न हार्बर साइकिल से हम लैटिस फॉर्मेशन की बात करते हैं, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव, एनर्जी लॉस होगी। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आप जो साइन लगाएंगे इनकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी जाती है, आपको सीधे ही उन्हें यूज करना होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बॉर्न हार्बर साइकिल बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए। ठीक है, MgCl2 की फॉर्मेशन के लिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलो MgCl2 की फॉर्मेशन के लिए बॉर्न हार्बर साइकिल बनाओ, जल्दी से देखो, चलो आ जाओ। सो MgCl2 अगर बनाना है, ठीक है, तो वो अपने सॉलिड मैग्नीशियम से बनेगा, बहुत आसान है, देखो, और क्लोरीन गैस से बनेगा। ठीक है, इस डायरेक्ट प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी जो रिस्पॉन्सिबल होगी वो कौन सी होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर। अब देखते हैं कि भाई ये चीज कैसे बनेगी, ये चीज कैसे बनेगी। तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद है सर कि मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि जो बनेगा वो अपने गैसियस कैटायन यानी मैग्नीशियम कैटायन और गैसियस एनायन, देखिए 2 क्लोराइड आयन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, 2 मोल क्लोराइड आयन इस 1 मोल लैटिस बनाएंगे, इसका 1 मोल आयनिक कंपाउंड का लैटिस। अब ये पहले इसमें बदला होगा और ये पहले इसमें बदला होगा, तब जाके दोनों जुड़ेंगे और इस स्टेप में क्या आएगी, लैटिस एंथैल्पी, है ना। तो अब जरा देखो कि भाई ये कैसे इसमें बदलेगा। तो पहले तो मैग्नीशियम को क्या बनना पड़ेगा, गैसियस मैग्नीशियम बनना पड़ेगा, हाँ या ना, ठीक है, यही है ना, गैसियस मैग्नीशियम। और उसके लिए कौन सी एंथैल्पी देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन। क्लियर बेटा। अब उसके बाद यहां से आप देखें, यहां पे भाई मैग्नीशियम को डाई पॉजिटिव कैटायन में बदलना है, तो भाई यहां पे 2 बार आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, 2 बार आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो पहली बार जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोगे तो हम H1 या E1 यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, Mg के ऊपर 1+ आएगा। ठीक है, जब दोबारा में आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोगे, जब आप
दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोगे, कौन सी वाली, कौन सी वाली, कौन सी वाली, दूसरी वाली, यहाँ पे दूसरी, तब उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आपको पता होगा ना, क्योंकि दो आयोनाइजेशन, ये जो आपका Mg से Mg2+ है, ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का केस है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपको दोनों प्रोसेसेस के लिए दे, ठीक है, हो सकता है वो दोनों प्रोसेसेस के लिए E1 और E2 दोनों आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे, या ऐसा भी हो सकता है वो अलग अलग प्रोवाइड करें। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहला गैसेस, मतलब पहले गैसेस कैटायन में से एक इलेक्ट्रॉन, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे अब आ जाते हैं। सबसे पहले 1 मोल क्लोरीन गैस यूज हो रहा है, दोनों एटम को अलग करना है, दोनों एटम जुड़े हुए हैं, अलग करना है, तो बताओ कौन सी एंथैल्पी लगेगी? यस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इस बार 1 मोल है तो कंप्लीट 1 मोल रहेगा, और यहाँ पे कितने क्लोरीन आएंगे आपके? 2 गैसेस क्लोरीन। अब आप देख सकते हैं इस प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स एनर्जी रिलीज होगी, किसकी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 बार होगी, एक क्लोरीन के लिए और एक दूसरे क्लोरीन के लिए। अब आप समझ रहे हैं, अब आप लिख सकते हैं कि ये टोटल जो एंथैल्पी है वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन सब के सम के बराबर है। मतलब उसी पार्ट में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए भी लिख सकते हैं, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये यहाँ पे आपका जो है क्या रहेगा, ठीक है, हाफ हट जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अगर है केस तो प्लस डेल्टा I डॉट E2H, ये सेकेंड के लिए आ जाएगा, और इस जगह पे हम क्या लगाएंगे? ट्वाइस लगा देंगे, है ना। तो ये जो पार्ट हुआ आपका वो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए। तो ये बॉर्न हार्बर साइकिल हमने ड्रॉ करी, किसके लिए? मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए। और ये जो इक्वेशन आपको देखने को मिल रही है, इसमें हम सभी पार्ट्स अगर हमें नोन है, दिए जाएंगे, तो हम लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, बहुत बढ़िया और सिंपल एग्जांपल है, ठीक। तो इस तरीके से हमने लैटिस एंथैल्पी वाला पार्ट भी सीखा। ऐसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए किसी मतलब आयनिक कंपाउंड के लिए बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव चाहिए होगा आपको, और ऑक्साइड 2- का केस ये होगा। इसमें 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का केस आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आपको यही पैटर्न फॉलो करना होगा और अपना बॉर्न हार्बर साइकिल दी हुए कंपाउंड के लिए बनाना होगा। होप कि आप सभी अब इस लेक्चर को सीखते हुए बॉर्न हार्बर साइकिल भी ड्रॉ करना समझ चुके होंगे और जान गए होंगे। साथ ही साथ आपको लैटिस एंथैल्पी के सवाल भी न्यूमेरिकल करना आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, और बहुत अच्छी पढ़ाई करते रहिए और बहुत आगे बढ़िए, ठीक है।